नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, तो एक शिक्षित युवा होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपना, अपने परिवार का और अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें, लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करें, जो गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है उसका खुद भी पालन करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। ये जो पेंडेमिक है, इसके अंदर हमारी लाइबिलिटीज़ बनती है कि हम अपना और अपने समाज का ध्यान रखें। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, साथ साथ हमें अपना अध्ययन भी सुचारू रखना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ का अध्ययन किया था, उसकी अर्थ विशेषताएँ, इन सब का अध्ययन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आज उसी कड़ी में हम आगे अध्ययन करेंगे MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग। ये किनको कहा जाता है, इनका क्राइटेरिया कैसे फाइनल होता है, इनकी परिभाषाएं क्या है, ये आज के लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्लस हमारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में इनमें से कौन से सवाल बन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम MSME का, और हम इसका अध्ययन कर रहे हैं भारत के संबंध में। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जैसे कि चाइना को मालूम है कि वो औद्योगिक सेक्टर के अंदर एक बड़ा राष्ट्र बन के उभरा है। वो किस आधार पे उभरा है? वो इस MSME के आधार पे ही एक बड़ा औद्योगिक देश बन के उभरा है। और भारत के, चाइना के बाद में भारत ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर MSME दूसरा बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अधिकतम वर्कफोर्स को, जो कार्यशील जनसंख्या है, उसको रोज़गार देता है। ये GDP में अपना योगदान देता है, इसीलिए इसको एक तरह से अर्थव्यवस्था की बोन माना जाता है। आप साथ साथ में नोटबुक में नोट कर लीजिए कि ये वर्कफोर्स का, कुल वर्कफोर्स का नियर अबाउट 25%, या हम कहें कि कुल वर्कफोर्स का 1/4 भाग के लगभग ये रोज़गार देता है। GDP के कुल में अंदर हम बात करें MSME की, तो ये 40% अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम तक बैठता है। 30 से 40 के बीच में इसका योगदान रहता है। सीधा आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं GDP में 30% तक MSME का योगदान रहता है। अब हम बात करेंगे कि इनको फाइनल कैसे किया जाए, MSME को। थोड़ा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं पहले MSME के बारे में। दे आर वाइडली स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री एंड प्रोड्यूस डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये कौन से उद्योग हैं जो देश के अंदर, पूरे देश के अंदर फैले होते हैं और जो कि एक बहुत बड़ी रेंज उत्पादन करते हैं, या फिर सेवा का, या फिर निर्माणी इकाइयों का। इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ ए कंट्री, मदद करते हैं एक देश के विकास के अंदर। दे आर नर्सरी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। ये क्या हैं? आपके आधार हैं किसके? एंटरप्रेन्योरशिप के, उद्यमिता के और नवाचार के। तो ये कहलाते हैं आपके MSME। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? लो कॉस्ट, पहली इसकी विशेषता क्या है? कम पूंजी के अंदर ये क्या होते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं, इनकी लागत कम आती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन को जब चाहे बंद किया जा सकता है, चलाया जा सकता है, बढ़ाया घटाया जा सकता है। हाई कैपेसिटी ऑफ इनोवेट एक्सपोर्ट्स, हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रिडक्शन ऑफ रीजनल इनबैलेंस। जो कि आपको सारी विशेषताएं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बताई गई थी, वो सारी की सारी विशेषताएं किसकी होती हैं? आपके MSME की होती हैं। तो इसमें यहाँ कुछ नया नहीं है आपके लिए, कल के लेक्चर में देखा था वही बात है। अब बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। तो पहले जो होता था कि जो MSME है, इसको कैसे बांटा जाएगा, तो इनको दो आधार पे बांटा जाता था। एक बांटा जाता था आपकी मैन्युफैक्चरिंग के आधार पे, दूसरा बांटा जाता था आपका सर्विस के आधार पे, यानी निर्माणी इकाइयाँ, और दूसरी वो इकाइयाँ जो कि सेवा का उत्पादन कर रही है। कुछ ऐसी इकाइयाँ जो वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, उनको रखा गया मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, और कुछ ऐसी इकाइयाँ थी, औद्योगिक इकाइयाँ, जो सेवाएं देती थी, तो उनको रखा गया सर्विस सेक्टर के अंदर। और इन दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया फाइनल किया गया कि हम कौन सी ऐसी इकाइयाँ होंगी जिनको हम मानेंगे कि वो किसके अंदर है? माइक्रो के अंदर है, स्मॉल के अंदर है, या फिर मीडियम के अंदर है। और कंबाइंड रूप से वो किसके अंदर आ रही हैं? आपकी MSME के अंदर। तो इसकी पहले कैटेगरी कितनी होगी? पहले तो बात 3, पहली इकाई कौन सी हुई इसकी? माइक्रो, सूक्ष्म उद्योग। दूसरा कौन सा हुआ आपका? स्मॉल,
लघु इकाई और तीसरी आपकी हुई मीडियम या मध्यम इकाइयाँ। और इसको किन आधार पे बांटा गया? दो आधार पे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के आधार पे। ये कब था? पहले की बात कर रहे हैं हम। एक हमारे पास बेस होना चाहिए ना, स्टार्टिंग में क्या होता था, फिर हम लास्ट में देखेंगे कि अब वर्तमान में क्या पैटर्न है इसका। तो पहले इसको मेनली दो आधार पे बांट लिया जाता था और फिर इसमें जो निवेश किया जाता था, इन्वेस्टमेंट जो होता था, उसके आधार पे ये देखा जाता था कि ये इकाई माइक्रो है या फिर स्मॉल है या फिर मीडियम है। अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, तो क्या होता था कि जो माइक्रो है उसमें माना जाता था कि जिसमें अप टू 25 लाख यानी 25 लाख रुपए से तक या 25 लाख रुपए से कम जिसमें इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट, वो किस में आएगा? माइक्रो के अंदर। अगर आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ है? 5 करोड़ तक, तो वो किस में आएगा? स्मॉल के अंदर। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक है या 10 करोड़ से कम है, तो वो किसके अंदर आएगा? आपका मीडियम या मध्यम इकाई के अंदर। और ये किसका क्राइटेरिया था? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का, निर्माणी उद्योग के अंदर हम कैसे फाइनल करें कि कोई इकाई माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। तो इसका क्राइटेरिया था इन्वेस्टमेंट। स्टार्टिंग निर्माणी में क्या रखेंगे हम? माइक्रो में 25 लाख तक, स्मॉल में 5 करोड़ तक और मीडियम में 10 करोड़ तक। इसी तरह से सर्विस सेक्टर की जो इकाइयाँ थी उनको कैसे फाइनल करें कि एमएस में किस में आ रही है? माइक्रो में आ रही है, स्मॉल में आ रही है या फिर मीडियम में आ रही है। तो इसके लिए अलग इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था। माइक्रो के लिए क्या रखा था इन्होंने? 10 लाख तक, स्मॉल के लिए 2 करोड़ तक और मीडियम के लिए 5 करोड़ रुपए तक। और किसके ऊपर बेस था ये? इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कोई इकाई एमएसएमई में आती है यानी कैसे फाइनल किया जाएगा? दो आधार पे, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के आधार पे। और इनमें किन किन को फाइनल करेंगे? हम देखेंगे कि इनमें इन्वेस्टमेंट कितना है और उस इन्वेस्टमेंट की ये टेबल आपको दी गई है जो आप ध्यान से स्टडी कर लेंगे। अब इसमें चेंज किया गया, क्या चेंज हुए? रिसेंट चेंजेस इन डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। जो आपके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, उनके डेफिनेशन में वर्तमान में चेंज किया गया। क्या चेंज किए गए? पहला चेंज तो सबसे बड़ा ये किया गया कि पहले जो केवल निवेश के आधार पे बांटा जाता था, अब निवेश और टर्नओवर दोनों के आधार पे इनको बांटा जाने लगा। पहला संशोधन क्या हुआ? पहले सिर्फ निवेश के आधार पे था, अब टर्नओवर के आधार पे भी इसको बांटा जाने लगा है। दूसरा चेंजेस क्या हुआ? इनकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट थी उसके अंदर भी क्या किया गया? चेंज किया गया। तो हमें याद कौन सा रखना है? अब जो चेंजेस किए गए हैं हमें वो याद रखना है। अभी जो आपको बताया गया था वो सिर्फ आपके एक रेफरेंस के लिए कि पहले इनका क्या सिस्टम होता था। कई बार सवाल कंपैरिजन करके पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको पूरा पता होना चाहिए। तो जो रिसेंट चेंजेस किए गए वो क्या किए गए? एज ए पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आज रिवाइज्ड क्या की गई है? द गवर्नमेंट ब्रॉडकास्ट द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई बाय रिवाइजिंग द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला क्या चेंज किया गया? जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है उसको चेंज किया गया, जो आप मशीनरी में, इक्विपमेंट में यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है, वो क्या है? आपका टर्नओवर क्राइटेरिया, कि उसमें टर्नओवर कितना हो रहा है, वो कितना पूरे साल के अंदर व्यापार कर रहा है। इसके आधार पे भी इसको हम बांट सकते हैं कि वो एमएसएमई में किस में आएगा? माइक्रो में आएगा, स्मॉल में आएगा या फिर मीडियम में। तो दो चेंजेस क्या हुए आपके? पहला, इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है उसको रिवाइज किया गया और दूसरा एक नया कंसेप्ट लाया गया, कौन सा? टर्नओवर कंसेप्ट। Initially, MSME were defined in the terms of investment in plant and machinery equipments, but the definition criteria was criticized because जो कुछ उद्योग जो पहले फाइनल किया जाता था उसके आधार पे कुछ उद्योगों में क्या था? क्रिटिसाइज था कि ये हम इस हिसाब से फाइनल नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सा कंसेप्ट लाया गया? आपका टर्नओवर कंसेप्ट भी साथ में लाया गया। देयर विल आल्सो बी मोर डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एमएसएमई। अर्लियर द क्राइटेरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज सर्विस यूनिट वर डिफरेंट, नाउ दे विल बी डिफाइंड सिमिलरली। एक नया मेजर चेंजेस क्या किया गया आपका कि जो पहले निर्माणी और सेवा इकाई दो बांटी जाती थी आपकी, जो आपको बताया गया था लिमिट, अब क्या कर दिया गया? निर्माणी और सेवा इकाइयों को अलग अलग बांटने की बजाय दोनों को एक में ही रखा गया। तो क्या चेंजेस हुए? हमारे सामने तीन चेंजेस आ गए। पहला, जो लिमिट थी उसको रिवाइज किया गया। दूसरी, इन्वेस्टमेंट के साथ एक नया कंसेप्ट क्या लाया गया? टर्नओवर कंसेप्ट। और तीसरा चेंजेस क्या किया गया कि जो पहले मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दो माने जाते थे सेक्टर, उन दोनों को अब एक साथ में ही कर दिया गया। अलग अलग से इनकी डेफिनेशन नहीं की जाएगी, इनकी लिमिट्स नहीं बताई जाएगी कि निर्माण के लिए आपका ये है, सेवा के लिए आपका ये है, ये दोनों कंबाइंड कर दिए गए हैं। तो ये मेजर चेंजेस थे आपके इसके अंदर जो रिसेंट चेंजेस हुए हैं। अब बात करते हैं कि पहले और अब की तुलना करते हुए साथ में देखते हैं कि वर्तमान में क्या है। पहले का आपका बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया कि क्या लिमिट्स है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विस के लिए थी। वर्तमान में क्या किया गया? लिमिट्स को चेंज कर दिया गया।
दूसरा क्या जोड़ा गया साथ में, टर्नओवर। और तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को अलग अलग करने की बजाय इनको क्या कर दिया गया, एक साथ में कर दिया गया। नीचे टेबल में आपको लिमिट्स दे रखी है, हमें याद क्या रखना है, अब वाली लिमिट्स याद रखनी है। तो एक एक करके इन तीनों की स्टडी स्टार्ट करते हैं कि अब कौन सा उद्योग है जो माइक्रो में आएगा, कौन सा स्मॉल में आएगा और कौन सा मीडियम में आएगा। तो स्मॉल के अंदर जो आपका, माइक्रो के अंदर जो आएगा, सूक्ष्म उद्योग के अंदर, वो कौन सा आएगा, इन्वेस्टमेंट कब कहाँ तक हो, 1 करोड़ रुपए तक। पहले क्या था, 25 लाख और 10 लाख, अब क्या है 1 करोड़ तक। लिमिट्स में बहुत ज़्यादा चेंज किया गया। यानी अगर 1 करोड़ रुपए तक का निवेश है या उससे कम निवेश है तो वो आपके किसके अंदर आएगा, माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग के अंदर आएगा। दूसरी बात, अगर ये नहीं देखना है आपको तो क्या देखोगे आप, टर्नओवर देखोगे। टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़ रुपए तक अगर आपका टर्नओवर है तो किस में आएगा, माइक्रो या सूक्ष्म उद्योग। सेवा और मैन्युफैक्चरिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के लिए क्या है सेम। इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक, टर्नओवर 5 करोड़ तक। वो कौन सी इकाई है, माइक्रो या सूक्ष्म इकाई है, भले ही वो निर्माणी हो, भले ही सेवा हो, भले ही मैन्युफैक्चरिंग, भले ही सर्विस हो, दोनों के लिए क्या है, एक ही है। अब दूसरे की बात करते हैं स्मॉल की। कौन सा उद्योग है जो स्मॉल या लघु इकाई में आएगा, दोनों के आगे एक एक जीरो लगा दो। उसमें क्या था 1, इसमें क्या हो गया, जीरो लगाते 10। उसमें क्या था टर्नओवर 5, इसमें जीरो लगाते क्या हो गया 50। तो कौन सी इकाई इसमें आएगी, जिसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ तक हो, 10 करोड़ रुपए तक, और टर्नओवर कहाँ तक हो, 50 करोड़ रुपए तक। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियम की। कौन सा उद्योग है जो मध्यम उद्योग में आएगा, तो जिसके इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होगा, 20 करोड़ रुपए तक, और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए तक है। इसमें भी 2020 के अंदर संशोधन कर दिया गया, वो आप नोटबुक में साथ में लिख लें। क्या चेंज कर दिया गया इसके अंदर, कि निवेश को 20 करोड़ से बढ़ा के क्या कर दिया गया, 50 करोड़ रुपए तक। ये लेटेस्ट संशोधन है, एमएसएमई एक्ट के अंदर 2020 में संशोधन किया गया। इसमें बाकी दोनों तो सेम है, माइक्रो और स्मॉल को तो उसी को रखा गया है, लेकिन मीडियम की लिमिट्स जो है मध्यम उद्योग की वो चेंज कर दी गई है। निवेश कहाँ तक अलाउ होगा आपको, 50 करोड़ रुपए तक अगर आप निवेश कर रहे हैं तो वो आपकी इकाई कौन सी कहलाएगी, मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएगा। और टर्नओवर अगर आपका 250 करोड़ रुपए तक है तो वो भी क्या कहलाएगा, मीडियम एंटरप्राइजेस ही कहलाएगा। यहाँ आपको शॉर्ट में इस टेबल को वापस बताया गया, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। न्यू क्लासिफिकेशन बताया गया आपको किसका, एमएसएमई का। पहले आपको इन्वेस्टमेंट बताया गया, सेकंड आपको टर्नओवर लिख रखा है आई और टी। इधर आपको बताया गया माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। पहले में क्या था आपका, 1 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट और या 5 करोड़ तक टर्नओवर। फिर हमें क्या लगाना है, एक एक जीरो लगाना है स्मॉल के लिए, तो इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक, और टर्नओवर अगर 50 करोड़ रुपये तक है तो वो आपका स्मॉल इंडस्ट्री है। और मीडियम इंडस्ट्री कौन सी होगी आपकी, इन्वेस्टमेंट अगर आपका 50 करोड़ तक है और टर्नओवर आपका 250 करोड़ रुपए तक है तो वो कौन सी इकाई कहलाएगी आपकी, मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएगा। अब बात करते हैं, मोस्टली जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी में से, लिमिट्स में से पूछे जाते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका यही सवाल बनता है, हमें इस टेबल को कंठस्थ रखना है। रोल क्या है एमएसएमई का भारत के अंदर, तो वो आपको बता दिया गया था। स्मॉल जो एसएसआई थी उसके अंदर बताया गया था, वही सारे रोल इसके अंदर होंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उत्पादन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रोडक्शन के अंदर, निर्यात में एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन, और यूटिलाइजेशन रिसोर्स ऑप्टिमली, लोकल आवश्यकता के अनुसार जो साधन उपलब्ध है उनका यूज़ करता है, और इंक्रीज जीडीपी। जैसा कि आपको बताया गया कि जीडीपी में इसका 30% और एम्प्लॉयमेंट के अंदर इसका 1/4 पार्ट है टोटल के अंदर। तो मेजर रोल इसका क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट में, जीडीपी में, प्रोडक्शन में। और लघु और कुटीर उद्योग हैं जो बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, हाथ करगा वगैरह हो गया, हैंडीक्राफ्ट आपके हो गए, ये सारी चीज़ें, तो एक्सपोर्ट में भी इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये सारे आपके रोल हैं एमएसएमई के भारत के संबंध में, यानी इनकी क्या भूमिका है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर। आपको मेजर 2 याद रखनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और जीडीपी या फिर प्रोडक्शन के अंदर। अब बात आती है कि इसकी समस्याएं क्या है, एमएसएमई की क्या समस्याएं हैं हमारे देश के अंदर। सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो इकाइयाँ हैं वो किन समस्याओं से जूझ रही हैं। तो पहली समस्या क्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्रेडिट। इनके लिए बड़े उद्योगों को लोन वगैरह आसानी से मिलते हैं, इनके लिए उतनी क्रेडिट स्कीम्स नहीं है, हालांकि वर्तमान में गवर्नमेंट इन पे क्या कर रही है, फोकस कर रही है। रॉ मटेरियल इम्प्रॉपर, क्योंकि ये छोटे एरिया से संबंधित होते हैं, वहीं के आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादन करते हैं और उसी को सेल करने की कोशिश करते हैं, तो इनके लिए रॉ मटेरियल भी क्या होता है, इम्प्रॉपर होता है। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपको बताया गया है कि ये जो उद्योग होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, मैन पावर बेस होते हैं, टेक्नोलॉजी मशीनरी बेस या पूंजी पर बेस ना होकर ये किस पे होते हैं, एक तरह से श्रम प्रधान उद्योग होते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम इनके सामने आती है। और मैनेजरियल प्रॉब्लम ये तो आनी है, जब छोटे इकाई के रूप में आप काम कर रहे हैं, आप ही उस चीज़ के प्रबंधक हैं, आप ही उस चीज़ के मालिक हैं, आप ही उस चीज़ के काम करने वाले हैं, तो जो प्रबंध से संबंधित समस्याएं हैं वो खड़ी हो जाती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम किसको साफ फेस करनी पड़ती है, एमएसएमई को भारत के संबंध में फेस करनी पड़ रही है। अब सजेशन क्या दे सकते हैं हम इनके लिए,
कि इम्प्रूवमेंट किया जा सके, तो फर्स्ट तो क्या है, इनको हल्का टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। हालांकि श्रम प्रदान इनका होना एक अच्छा गुण है, क्योंकि रोज़गार उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन ये और ज़्यादा रोज़गार उपलब्ध कराएंगे जब इनको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जाएगा। क्योंकि आने वाले जो समय है उसके अंदर हमें ग्लोबलाइजेशन के अंदर अगर हमारे प्रोडक्ट को विदेशों में भी कम्पिटिटिव बनाना है तो हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। आज चाइना प्रोडक्शन के अंदर आगे क्यों आ रहा है? क्योंकि ठीक है, वहाँ पे श्रम प्रदान तो वो है, ये उसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी को भी उतना ही साथ में यूज़ कर रहा है। तो हमें सप्लाई ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ाने की आवश्यकता है। सर्वे करवाने की आवश्यकता है, कहाँ दिक्कत आ रही है वो हम दूर कर सकते हैं। अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है, स्टेक होल्डर और वेंचर कैपिटल की व्यवस्था करके इनकी जो एक तरह से फाइनेंस से संबंधित जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। और सहायक आवश्यकताएं जो है, जैसे सिंगल खिड़की स्कीम होगी इनके लिए, ये सारी चीज़ें इनके लिए चालू करके इसको जो इनकी समस्याएं आ रही है उनको दूर किया जा सकता है। तो ये हमने आज के लेक्चर में अध्ययन किया एमएसएमई का, वो भी हमारे भारत के संबंध में, कि एमएसएमई क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, पहले इनको किस आधार पर बांटा जाता था, वर्तमान में इनको बांटने का आधार क्या है, पहले और वर्तमान की तुलना में मेजर चेंजेस क्या हुए हैं। फिर हमने लास्ट में इसको टेबल बना के दोबारा इसका अध्ययन किया कि कौन कौन से उद्योग कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आएंगे। फिर हमने देखा कि इसका रोल क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर, फिर इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और फिर इनके सजेशंस क्या हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया एंड एमएसएमई इन इंडिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।